अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद असद अब्बास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 12 को। चैप्टर नंबर 12 का पहला क्वेश्चन आपके पास कॉलम्स ला है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं 2017 से 2022 तक अब तक इस क्वेश्चन में से 30 एमसीक्यूज बन चुके हैं। हम वो एमसीक्यूज भी देखेंगे। इसमें से आपके पास जो 28 एमसीक्यूज हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स ला के फार्मूला से बने हैं। तो हम इन एमसीक्यूज को भी देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस को भी देखेंगे। अब तक इस क्वेश्चन में से ऑलमोस्ट 8 शॉर्ट क्वेश्चंस बन चुके हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चैप्टर नंबर 12 से दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन तो इंक्लूड किए गए हैं, लेकिन 2017 से लेकर 2022 तक इस लॉन्ग क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं किया गया। ताहम इससे पहले ये 2 से 3 मरतबा शामिल किया गया था। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चार्ल्स कोलम के बारे में। 1786 के अंदर 1786 में चार्ल्स कोलम ने सबसे पहले कॉलम्स लॉ को इंट्रोड्यूस करवाया। चार्ल्स कोलम ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पर वर्क करते हुए जब दो चार्जेस के बिहेवियर को स्टडी किया तो उसने एक लॉ डिजाइन किया। इस लॉ को कॉलम्स के ऑनर में कॉलम्स लॉ का नाम दिया गया। इसकी स्टेटमेंट में आपने जिस चीज पर गौर करना है वो है force of attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between them. Dear students, आपने जिन पॉइंट्स पर फोकस करना है, जब एग्जाम्स के अंदर आपके पास क्वेश्चन आता है तो उसमें एग्जामिनर जिन पॉइंट्स को फोकस करता है आपने भी उन्हीं पॉइंट्स को फोकस करना है। तो वो पॉइंट्स आपके पास कौन से हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी अगर हम दो चार्जेस के दरमियान फोर्सेस फाइंड आउट करें, चाहे वो फोर्सेस अट्रैक्शन की हो या रिपल्शन, अगर हम दो चार्जेस ले रहे हैं जो सिमिलर चार्जेस हैं तो उनके दरमियान फोर्सेस रिपल्शन की होंगी। और अगर हम दो चार्जेस लें जो एक दूसरे के अपोजिट हो तो उनके दरमियान फोर्सेस अट्रैक्शन की होगी। तो चाहे अट्रैक्शन की फोर्स हो या रिपल्शन की फोर्स हो, दोनों फोर्सेस का बिहेवियर कुछ इस तरह से है, दोनों फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब ये लफ्ज प्रोडक्ट आपके पास क्या होता है बेटे? हम 2 multiplied by 3 is equal to 6 कहते हैं, तो 2 multiplied by 3 that is multiplication। और इनका जो आंसर आया है 6, ये प्रोडक्ट कहलाता है। यानी दो चार्जेस हैं, एक 5 कॉलम है एक 10 कॉलम है, तो मैग्नीट्यूड क्या होती है? ये नंबर होते हैं 5 कॉलम 10 कॉलम। 5 multiplied by 10, इसका आंसर आपके पास क्या आएगा? 50। तो 50 इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। यानी उनके दरमियान अगर डिस्टेंस है 5 मीटर तो 5 के स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा? 25। तो 25 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब डियर स्टूडेंट्स, हम इसे मैथमेटिकली अगर हम देखें तो आपके पास क्या F फोर्स है, ये अट्रैक्शन की भी हो सकती है, ये रिपल्शन की भी हो सकती है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1। लेट्स सपोज हमारे पास Q1 क्या है? फर्स्ट चार्ज है और Q2 आपके पास क्या है? सेकंड चार्ज। तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। और अगर Q1 और Q2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो R है तो आपके पास क्या है? F इज प्रोपोर्शनल टू। जब बेटे हम 1/r स्क्वायर कहेंगे तो फिर प्रोपोर्शनल कहेंगे, और अगर हम कहते हैं F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो फिर हम डायरेक्ट r स्क्वायर कहेंगे। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। नेक्स्ट मूव, अब इन दोनों इक्वेशंस को आप कंबाइन करें तो लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें दोनों में F है तो आपने F लिख लिया, प्रोपोर्शनैलिटी है, प्रोपोर्शनैलिटी लिख लिया। फिर आपके पास Q1 Q2 है, आपने Q1 लिखा Q2 लिखा। उसके बाद क्या है? 1/r स्क्वायर। 1/r स्क्वायर को जब Q1 Q2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है Q1 Q2/r स्क्वायर। जब कभी भी आपके पास दो वैल्यूज के दरमियान प्रोपोर्शनैलिटी हो तो प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने के बाद आप साइन ऑफ
ऑफ इक्वालिटी लगाते हैं और साथ में कोई कांस्टेंट यूज करते हैं। अब जो हमने साइन ऑफ इक्वालिटी लगाया तो साथ में कांस्टेंट लगाया, कांस्टेंट को हमने k से रिप्रेजेंट किया। ये कांस्टेंट k आपके पास क्या होता है, हम इसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। SI यूनिट्स के अंदर इसकी जो वैल्यू है k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक नई टर्म हमारे पास आ गई है, वो है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आपके पास क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल ने एप्सिलॉन नॉट को भी डिफाइन किया है। एप्सिलॉन नॉट आपके पास क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर इसकी वैल्यू है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर कूलम स्क्वायर। तो अब बेटे आपके पास जब हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं, k = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट की, पाई की वैल्यू पुट की 4, और इसे हमने क्या किया, इसका इनवर्स लिया, तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई, और ये क्या है, फ्री स्पेस। जब मीडियम फ्री स्पेस है तो k की वैल्यू हमारे पास आती है k = 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ और इसके यूनिट्स आपके पास क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि सबसे ज्यादा एमसीक्यूज इसी पोर्शन से बने, ज्यादा एमसीक्यूज बने, उनमें से एक एमसीक्यूज ये है, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ k, आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, आपको ये भी पता होना चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, आपको ये भी पता होना चाहिए। जब हमने k की वैल्यू पुट की तो हमारे पास फाइनल जो कॉलम्स फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू किस इक्वल है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। अब अगले क्वेश्चंस यहां से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये है कि अगर हम क्या करते हैं, r डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज डुअल, हम डिस्टेंस को डुअल करते हैं तब आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर क्या इफेक्ट होगा। तो याद रखें जब हम डिस्टेंस डुअल करेंगे तो फोर्स आपके पास डुअल का अगर 2 का स्क्वायर लें तो आपके पास क्या होता है 4, तो फोर्स 4 टाइम डिक्रीज कर जाएगी। अब इसी पे एक अलग सा क्वेश्चन बनाया गया, वो ये कि अगर इफ डिस्टेंस इज हाल्व, और अगर डिस्टेंस को हाल्व कर दिया जाए तो अगर आप 1/2 का स्क्वायर लें तो 1/4, अब 1/4 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो अगर डिस्टेंस हाल्व करेंगे तो आपके पास फोर्स क्या हो जाएगी, 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड करते हैं, कॉलम्स फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पॉइंट पर आकर हंड्रेड्स ऑफ मिस्टेक्स करते हैं। एक क्वेश्चन के अंदर इतनी गुंजाइश होती नहीं जितनी आप मिस्टेक्स कर जाते हैं। आप अपनी तरफ से कहते हैं कि हम 100% क्वेश्चन लिख के आए हैं, लेकिन यहाँ पर आगे सारे मार्क्स कट जाते हैं। क्यों? कॉलम्स फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स तो है, लेकिन इसमें आपके पास क्या है, इसमें वेक्टर रिप्रेजेंटेशन लाजमी है। आपने अगर म्यूचुअल फोर्स की रिप्रेजेंटेशन करनी है, अगर चार्ज Q1 फोर्स एक्सर्ट कर रहा है Q2 पर, एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम Q2 भी एक्सर्ट करेगा Q1 पर। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको मैंने पहले बताया कि वेक्टर फॉर्म लाजमी है। रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं, आपने पढ़ा कि अगर आपने म्यूचुअल फोर्स को रिप्रेजेंट करना है तो F वेक्टर फॉर्म में इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r का स्क्वायर इनटू r यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर जाके डायरेक्शन बताता है कि क्या आपके पास Q1 Q2 पर एक्सर्ट कर रहा है फोर्स या Q2 Q1 पर एक्सर्ट कर रहा है फोर्स। अब अगर Q1 एक्सर्ट कर रहा है Q2 पर, ये आपके पास चार्ज Q1 है, ये आपके पास Q2 है, इसमें आपके पास क्या Q1 एक्सर्ट कर रहा है Q2 पर, जिस पर एक्सर्ट हो रही है उसे पहले, जो एक्सर्ट कर रहा है वो बाद में, r यूनिट वेक्टर, ये इसकी डायरेक्शन आ गई। तो ये आपके पास किसकी डायरेक्शन है, फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2। अब इसे जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखने लगते हैं तो F21 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² इनटू R21 यूनिट वेक्टर। ये आपने लाजमी लिखना होता है यूनिट वेक्टर्स को। यहां पर r यूनिट वेक्टर, ऊपर यूनिट वेक्टर की सिंबल और यहां पर वेक्टर के सिंबल, ये दोनों ही लाजमी होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम चाहें तो आपके पास क्या, अगर Q2 एक्सर्ट कर देता है Q1 पर, तब आपके पास क्या होगा, जहां पर आपने पहले 2 लिखा था आप वहां पर 1 लिखेंगे, क्योंकि जिस पर फोर्स एक्सर्ट हो रही होती है वो पहले, जिस पर जो फोर्स एक्सर्ट करता है वो बाद में। F12 ये आपके पास आ गया। फोर्स F12 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²
ओवर आर स्क्वायर इनटू r12 यूनिट वेक्टर्स। अब इसे आगे अगर आप मूव फॉरवर्ड करें तो ये इसकी आपके रिप्रेजेंटेशन आप कह लें, और इसके बाद आगे है कूलम्ब्स फोर्स इज अ रिएक्शन फोर्स। इसमें एक और क्वेश्चन जो अक्सर ऐड किया गया, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, और इसमें कहा गया कि आप प्रूव करें कि कूलम्ब्स फोर्स जो है या कूलम्ब्स लॉ जो है ये फॉलो करता है न्यूटन्स के थर्ड लॉ को। तो आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? तो बेटे आपको पता है कि F12 is equal to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 over r square into r12 यूनिट वेक्टर। अब इस यूनिट वेक्टर को आप देखें, आप देखिएगा यहाँ पर जो हमने सैंपल बनाई थी, यहाँ पर जो हमने इसकी डायग्राम बनाई, इसमें r2 यूनिट वेक्टर क्या है? इस तरह, और जबकि r12 यूनिट वेक्टर क्या है? इस तरह। यानी एक अगर आपके पास राइट साइड पर है तो दूसरा कहां पर है? लेफ्ट साइड पर। दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। जब अपोजिट डायरेक्शन हो तो आप क्या करते हैं? नेगेटिव साइन यूज करते हैं। तो यहां पर देखिए आपके पास क्या है? r12 यूनिट वेक्टर इज इक्वल एंड अपोजिट टू r21। तो आपके पास यही इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये F12 4c F12 is equal to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 ओवर r स्क्वायर। अब जहां पर आपके पास था ना r12 यूनिट वेक्टर, अब वहां पर आपने क्या लिख दिया? r12 की जगह क्या लिख सकते हैं? -r21। तो हमने लिखा -r21। तो अब ये सारे का सारा आप देखिए जरा, ये आपके पास क्या बन रहा है? ये आपके पास बन रहा है, ये आपके पास बन गया F12, ये वैसे रहा 1/4 pi epsilon naught q1 q2 ओवर r स्क्वायर इनटू r21। ये देखें r21, ये F21 है तो ये F21 आ गया। इससे ये हमें पता चला कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल बट अपोजिट होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ मीडियम। पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे वो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम नहीं है। अब हम कोई मीडियम रख देते हैं, कोई इंसुलेटर मीडियम रख देते हैं, कोई शीट रख देते हैं। तो आपको ये मैं बताता चलूं कि जो भी मीडियम हम रखते हैं उसकी कोई ना कोई रिलेटिव परमिटिविटी होती है। लेट्स सपोज हमने जो मीडियम प्लेस किया है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? एप्सिलॉन r। देन हमारे पास फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी? तो पहले हमारे पास था F is equal to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 ओवर r स्क्वायर था। अब हमने जब एक मीडियम रखा जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी आपके पास क्या थी? एप्सिलॉन r थी। तो आपके पास फोर्स क्या हो जाएगी? F is equal to 1/4 pi epsilon naught एप्सिलॉन r। वो जो रिलेटिव परमिटिविटी का मीडियम रखा था उसकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाएगी? इंक्लूड हो जाएगी q1 q2 ओवर r स्क्वायर। अब हम इसे अगर इक्वेशन को सेपरेट करके लिखें तो f प्राइम का मैंने नाम दिया, f प्राइम किसके इक्वल है? 1/एप्सिलॉन r। मैंने रिलेटिव परमिटिविटी को अलग कर लिया 1/4 pi epsilon naught q1 q2 ओवर r स्क्वायर। अब ये सारा फैक्टर तो इसमें पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आपके पास क्या थी? फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम थी। तो अब आगे आपके पास क्या हो जाएगा? F प्राइम यानी फोर्स इन मीडियम किसके इक्वल है? 1/एप्सिलॉन r इनटू फोर्स इन मीडियम। अब एप्सिलॉन r रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू क्या होगी? रिलेटिव परमिटिविटी आपके पास इक्वल हो जाएगी रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू फोर्स इन मीडियम। डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें आपके पास अगले जो एमसीक्यूज बनते हैं वो ये बनते हैं कि कूलम्ब्स फोर्स आपके पास किस टाइप की फोर्स है? म्यूचुअल है या आपके पास सिंगल फोर्स है? तो ये म्यूचुअल फोर्स होती है। एंड पर मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान मीडियम किसके इक्वल होती है? वो मैंने आपको बताया कि रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू फोर्स इन मीडियम आपके पास होता है। इससे नेक्स्ट आपके पास जो है वो इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो के अंदर हम मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।